सो गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग अपनी करंट अफेयर्स क्लास। लास्ट वीक में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको कवर अप करेंगे, पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू ज्वाइन करते हैं उनके लिए, कि किसी भी न्यूज को अगर आप सुनते हैं तो ट्राई टू बाइफरकेट कि किस हेड या किस सेक्शन में इसको रख सकते हैं। वो नेशनल अफेयर्स में या कवर हो, इकोनॉमिक अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें किसी भी सेक्शन में वो न्यूज कवर अप होती है, तब जाके वो न्यूज एग्जाम रेलिवेंट बनती है। और भी बहुत न्यूज आती है जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो हमें ट्राई करना है कि क्या हमारे करंट अफेयर्स के किसी भी सेक्शन में वो कवर अप हो रहा है। इससे भी और ज्यादा हम बाइफरकेशन कर सकते हैं। फॉर एन रफ आइडिया आई एम गिविंग यू, ट्राई टू बाइफरकेट किस हेड में। दो चीजें होती है, करंट अफेयर होती है, जनरल अवेयरनेस होती है। फॉर CUET स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें भी बहुत सारे बाइफरकेशन होते हैं, जैसे हम फोक एंड डांस, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया, ये सब चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी चीज पढ़नी है तो ट्राई टू हेड कि ये किस चीज में आता है, तब वो एग्जाम रेलिवेंट होता है। एंड फॉर CSET करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर कोई अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो तुरंत सोचना है अच्छा ये अवार्ड सेक्शन में कवर अप होगा, ठीक है। सो आज का फर्स्ट पॉइंट, द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के सुधाकर लॉन्च द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सास। On 20th April 2022, it is a campaign that has been launched to ensure early detection, greater awareness of pneumonia in children under the age of 5. Important point क्या क्या है? इसका फुल फॉर्म किस डिजीज से रिलेटेड है। इस समय ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, पर ये किससे रिलेटेड है? ये निमोनिया से रिलेटेड है। और कौन सा एज ग्रुप कवर हो रहा है? इसको एज इट इज कॉपी मत करना, देयर इज नो यूज टू कॉपी इट एज इट इज। एक फुल फॉर्म लिखो, निमोनिया लिखना है, एज ऑफ 5। हाँ, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है, तो इस मिनिस्ट्री की तरफ से ये लॉन्च हुआ है। नहीं, ठीक है। तो अपने नोट्स एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये इसका फुल फॉर्म है। किस डिसीज से है और एज ग्रुप क्या कवर हो रहा है? एज ऑफ 5। जो भी कोई नया एग्जाम आता है, डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम इजी पूछेगा कि किस डिसीज से है। ये नाम दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इज करेक्ट, तो 3 ऑप्शन देंगे और हो सकता है पूरा का पूरा पैराग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमें सब पता होगा तब हम एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये कौन सा करेक्ट आंसर है। लिख लिया सबने? डन। ओके, अच्छा इस न्यूज को किस हेड में कवर कर सकते हैं? हेल्थ तो कोई हेड नहीं होता है कि हेल्थ सेक्टर से भी पूछा जाएगा। स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स में ये कवर होगा। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है वो उसमें जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ डे, पहले ये बोला जाता था, अब वर्ल्ड अर्थ डे इसका नाम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसका नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। International Mother Earth Day is celebrated every year on April 22. This day is the day well celebrated all over the world to spread awareness of Earth's well-being and to encourage people to support environmental protection. The day focuses on global climate crisis, each day passing, and the theme is to invest in our planet.
क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे अप्रैल 22। थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एक कहीं पे शॉर्ट स्टोरी, एक न्यूज आई थी कि बाय 2030 बॉम्बे और गोवा के कुछ पार्ट पानी में जा सकते हैं। ये न्यूज पढ़ के ये समझ में आया कि इस बार जितनी भी समिट्स हुई हैं सब में क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हुई हैं, हर चीज में क्लाइमेट क्राइसिस। वो हुआ क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से क्या होगा? सी लेवल राइज कर जाएगा, और सी लेवल राइज होने के कारण जो सी कोस्ट लाइन बॉर्डर सिटीज या है उसमें डेंजर बढ़ेगा। तो थ्रेट इज ऑन बॉम्बे एंड गोवा साइड, जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज हैं वहां पे वाले रहने वाले शहरों पे 2030 तक बहुत ज्यादा थ्रेट है। नेक्स्ट, India observe National Civil Services Day on 21st April every year to acknowledge the work of officers engaged in this. यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट करना, who is the father of Indian Civil Service? And who is the father of all India Civil Service? दो नाम है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। Who is the father of Indian Civil Service? Anyone who knows the answer? ये जनरल अवेयरनेस का हालांकि क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अबाउट करंट, दिस इज जनरल अवेयरनेस। कोई लॉर्ड करके है, इट स्टार्ट विथ सी। अब इतना तो बता दिया, आंसर ही बचा है फिर बताने को। लॉर्ड डैश एंड इट स्टार्ट विथ सी, एस, बस। यस, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, इट इज करेक्ट, पर सबको फाइंड आउट करना है। ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का नहीं। करंट अफेयर्स का बस इतना ही है कि किस डे नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये CSET के दिसंबर मॉड्यूल में था, दिसंबर मंथली मैगजीन में था। फाल्गुनी नायर हैज बीन नेम्ड एज EY Entrepreneur of the Year 2021 at the 23rd edition. She is the founder of Nykaa. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था किस कंपनी की ये फाउंडर है? नायका। कौन? फाल्गुनी नायर। ये मॉक टेस्ट में भी पूछा था उन्होंने, स्पेशली फॉर CS स्टूडेंट्स। जो भी कंपनी से रिलेटेड रखता है उस पर अपना अटेंशन ज्यादा दिया करना है। Point number 5, India is ready to host Street Children Cricket World Cup in 2020. So which country will host? India. Street Child Cricket World Cup. हाँ, जो बच्चे गली में जैसे खेलते हैं उन लोगों के लिए है। This World Cup is organized by Street Child United and Save the Children India. The Street Child Cricket World Cup 2023 will welcome 22 teams and 16 countries. तो ये सब मत लिखो, बस कौन कंट्री होस्ट करने वाली है इसको मत लिखना। नेक्स्ट हो गया। The WHO launched its Global Center for Traditional Medicine at the site in Gujarat. This is important. ये क्या है? आजकल मोस्टली मेडिसिन कैसी मिलती हैं? एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं, फिर बहुत कम होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक।
बट इंडिया ट्रेडिशनली जो हमेशा से चलता आ रहा है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? आयुर्वेदिक, जड़ी बूटियों के लिए इंडिया सबसे ज्यादा फेमस है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका नाम क्या दिया गया? ट्रेडिशनल मेडिसिन एट गुजरात। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? इस सेंटर को बनाने से क्या बेनिफिट है? एक्सपोर्ट लार्ज स्केल पे बढ़ जाएगा, इंडिया से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई बढ़ जाएगी। ये माना जाता है ना कि एलोपैथिक मेडिसिन इज लाइक इंस्टेंट रिलीफ, आयुर्वेदिक इट टेक्स टाइम बट उसके रूट को ठीक कर देती है वो। aimed at unlocking its potential for blending ancient practices with modern science. During this event, WHO चीफ, अब WHO चीफ भी नाम दिया है, टेड्रो गिब्रिसस स्पोक इन हिंदी विद सरप्राइज्ड ऑडियंस। मजे की बात ये थी जब वो आए थे ना बोलने, उन्होंने कुछ सेंटेंस हिंदी में बोले थे। अगर आप कहीं जाके उस कंट्री के लोगों से उसी कंट्री की भाषा में बात करते हैं, दैट कनेक्ट्स वेल। जैसे ट्रम्प आए थे तो सीधे नमस्ते इंडिया करके उन्होंने स्टार्ट किया। WHO चीफ वॉज वहां तो थे ही, साथ में कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रवीण कुमार जगन्नाथ वर प्रेजेंट है। ये तो बनारस भी अभी आए थे, जो हर तरफ बोर्डिंग्स लगे हुए थे इनके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। Question number 7. IT major Wipro has announced appointment of Satya Easwaran as the country head for India. Who is the owner of Wipro? Premchand. Yes. Who is the owner of Wipro? Owner of विप्रो। ये आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। ये अपॉइंटमेंट सेक्शन में कवर हो रहा है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट एकदम। कुछ फाइंड करो, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है थोड़ा सा मेहनत करके सर्च करो, अपने से ढूंढा हुआ याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 8. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ आर्मी। अपॉइंटमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सिर्फ ये पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? इट इज गुड और बैड? एक्सट्रीम पावर्टी इन रेट इन इंडिया फेल्स। एक्सट्रीम पावर्टी रेट कम हो गया है। अच्छा है कि बुरा? पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि टॉपिक क्या है, फिर तो बाद में हम रेट्स याद ही कर लेंगे, लेकिन टॉपिक क्या है? एक्सट्रीम पावर्टी रेट कम हो गया है। सागर सिंह, अच्छा है। अच्छा, और पावर्टी रेट कम हो रहा है मतलब बिलो बीपीएल, जो बीपीएल लाइन होती है, बिलो पावर्टी लाइन से लोग अब कम नीचे, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। फ्रॉम 22.5% इन 11 टू 10.2% इन 2019। ये जब ये न्यूज पढ़ी थी तो बहुत अच्छी चीज लगी थी, बट एक चीज ध्यान रखो, ये डेटा कब का है और 20 में क्या हुआ है? कोविड था, वो डाटा तो कलेक्ट ही नहीं हुआ ना। मतलब अगर चलो इतना ऊपर उठे हैं, पर शायद इतना नीचे भी गए हैं 20 में लोग। अब जब नेक्स्ट रेट आएगा तब पता चलेगा। While reduction in rural poverty dropped by इतना in this, the paper titled poverty has declined over the last decade, but not as much as previously thought. Last है 10th point. Haryana has emerged the champions of 12th Senior Men's National Hockey Championship.
तो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में कौन जीता है, बस इस पर एज इट इज लिख लो। इसमें ये रेट इंपॉर्टेंट था, ये वाला रेट। डन। तो हम लोग अपनी क्विज की तरफ आते हैं, ठीक है। सब आंसर करेंगे। द फर्स्ट एवर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। पहले क्या किसी को पता है व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? कलर के साथ इसका क्या एसोसिएशन? पेड़ वेड़ लगाना होता है, ग्रीन देखते ही पेड़ लगाना है। नहीं, पहले तो हाइड्रोजन के बारे में एक टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। अगर पूरे सब चीज में देखा जाए तो विच गैस इज द लाइटेस्ट गैस? अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन। रिमेंबर, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है। इसी वजह से तो ये प्लांट एक्चुअली में सेटअप किया है। हुआ क्या है कि हाइड्रोजन इतनी लाइटेस्ट गैस है कि वो एटमॉस्फेयर में आते ही तुरंत एयर में, लाइटर देन एयर भी है ये, इट इज लाइटर देन एयर, वो तुरंत एयर में जाके किसी और गैस के साथ कंबाइंड हो जाती है, वो H2 फॉर्म में नहीं मिल पाती है। तो ये प्लांट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल्स में भी बहुत यूज होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस जो होता है बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत किसी चीज में बहुत हार्मफुल गैस भी निकल जाती है। तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ग्रीन है, येलो है, ब्लैक एंड ब्राउन है, पिंक है, ऐसे ब्लू भी है। देयर इज डिफरेंट हाइड्रोजन्स। ये क्या प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हाइड्रोजन को बाकी गैस से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। ग्रीन हाइड्रोजन ये सबसे अच्छा प्रोसेस है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम हाइड्रोजन को बाकी गैसेस से अलग कर सकते हैं। ये कौन सी गैसेस यूज करता है? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जैसे सोलर, बायोगैस और भी मेथड्स होते हैं जिससे हम H2 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। येलो क्या होता है? अगर सिर्फ सोलर देखे तो वो येलो गैस में आता है, येलो हाइड्रोजन में आता है। विंड के थ्रू भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाकी सारी रिन्यूएबल को कंबाइन करें तो वो ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्म में आता है। ब्लैक किससे? कोल से। पिंक किससे? न्यूक्लियर से। और ब्लू हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट था कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसको कहते हैं। हाइड्रोजन गैस इतनी लाइट होती है कि वो तुरंत एयर में जाके किसी और गैस के साथ कंबाइन हो जाती है। तो उस गैस से हमको इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ग्रीन इज द बेस्ट बिकॉज हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, जिससे कुछ पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते। जैसे हम न्यूक्लियर लेंगे, कोल लेंगे, तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकल सकती है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। तो ये टर्म जरूर लिख लेना कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, इट इज लाइटर देन एयर। आंसर इज असम। ये आंसर क्या है? सागर, इट इज करेक्ट, एंड विद्या केशरी करेक्ट। क्या
सबको समझ में आया ये टर्म ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसको कहते हैं? सिर्फ इतना समझाना इजी था कि हाइड्रोजन प्लांट असम में, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। बट क्वेश्चन कैसे आएगा ये किसी को नहीं पता ना, डायरेक्ट थोड़ी पूछ सकता है कि प्लांट कहाँ है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन विच इज द लाइटेस्ट गैस, और ज्यादातर हीलियम मार्क होता है उसमें, क्योंकि हीलियम बलून्स बहुत फेमस होते हैं। वो क्या होते हैं, तुरंत ऊपर चले जाते हैं, जो वो बाहर मार्केट से खरीदते हैं वो छूटा हाथ से और वो तुरंत ऊपर चला जाता है। यही इस बात से कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स्थ एंड द फाइनल सबमरीन ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास? स्कॉर्पियन क्लास अटैक के लिए यूज होती है, ऐसी सबमरीन्स जो अटैक के लिए यूज होती है। सिक्स्थ है वाक्शी, ये आई नो जनरली नहीं पता होता है, वाक्शी। अगर सिक्स्थ ये है तो क्या किसी के मन में क्वेश्चन आया कि बाकी 5 क्या होंगे? यहाँ क्वेश्चन में 6 लिखा है। इस प्रोजेक्ट 75 से डिसाइड हुआ कि 6 सबमरीन ये बनाएंगे और 6th ट्रायल अब ये चल रहा है वाक्शीर का, तो 5 का हो चुका है ना इसका मतलब। तो एक बार उनके नाम लिख लेते हैं। आईएनएस कालावरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस का फुल फॉर्म पता है किसी को? इंडियन नेवी शिप। ठीक है, फर्स्ट वाज आईएनएस कालावरी, फिर खंडेरी, खरंज, बेला, वगीर एंड देन इट इज वाक्शी। डोंट मग अप कि ये 5 और 6 बैठ के याद करना शुरू कर दिए, इसको मग अप नहीं करना है, एक बार रीड करें और लास्ट वाला याद रखना है लेटेस्ट कौन सा था, इट इज वाक्शी। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75, और इसमें टोटल 6 सबमरीन्स बनाने का इन लोग ने टारगेट लिया था। हो गया सबका? Question number 3, which state or UT has been launched as Jan Nigrani app to help people lodge their complaints related to various schemes online? इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा ऐप जिससे बाकी किसी स्कीम से आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो सुनने के लिए कोई ग्रीवेंस वाला ऐप भी होना चाहिए ना, ग्रीवेंस कहते हैं। तो ये वो ऐप है जन निगरानी, to lodge their complaints related to various schemes online. The answer is Jammu and Kashmir. क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 3, सपोज कोई स्कीम आती है, उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुनने वाला तो कोई होता ही नहीं है, मल्टीपल स्कीम लाती है गवर्नमेंट, कभी कुछ कभी कुछ, तो इन सारी स्कीम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए अलग ऐप लाए, वो 24/7 उसमें अपनी कंप्लेंट्स आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो ऐप है जन निगरानी, और ये लॉन्च किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर। अब समझ में आया? Question number 4, who has been appointed as the next DG of military operations? It is ऊपर मनोज पांडे का नाम किस लिए आया था? वो किस लिए आया था? अभी नोट्स में लिखे हो ना, ही इज द चीफ ऑफ, तो यहाँ पे क्या वो दिख रहा है?
तो उसको तो पहले ही तुम लोग को काट देना चाहिए कि ये तो अभी पढ़े हैं। इट इज मनोज कुमार कटियार। बस मनोज मैच हुआ, आंसर टिक हो गया। सारे ऑप्शन एक बार देख लिया करो। आर्मी स्टाफ चीफ है मनोज पांडे, तो उनको तो पहले एलिमिनेट करके कि ये ऑप्शन में नहीं हो सकते। वेयर इज द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी सिचुएटेड? अरे कुछ बच्चे बहुत फनी क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो हम ए बी सी में से क्या लगा दें। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज्यादातर सही होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमाग की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों को कि ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में से ये लगा दो सही हो। इस चीज में बिल्कुल मत जाना। ये सब चीजों में एकदम मत दिमाग लगाया करो। किसी स्टूडेंट ने पूछा था मैम सपोज कुछ नहीं आए तो हम ए लगा दें। अरे गेस ही करना है तो किसी को भी गेस कर दो, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। It is situated in National Insurance Academy. Sagar is saying Chennai. It is Pune. The World Bank has cut the global growth forecast for 2022 to dash due to impact of Russia's invasion to Ukraine. इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब, क्यों लड़ाई तो इन दो कंट्री में हो रही है तो बाकी सबको क्या ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी? ट्रेड, फ्री ट्रेड होता था। सपोज रशिया से बहुत सारी चीजें में मिल सकती थी, वो बहुत चीजों का एक्सपोर्टर रहा है। अब बहुत सारे सैंक्शंस लगने की वजह से हमें महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं पर हम रशिया से नहीं खरीद सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे आया ना। जब उस समय लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब ये चीजें बहुत लाइटली में लोग ले रहे थे कि ठीक है दो देशों का मामला है, बट एक्चुअल में किसी दो देशों पे इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आता है। तो दिस इज ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट। ये किसने दिया है? यस, क्योंकि रशिया से ट्रेड बंद हो जाएगा। ये मैंने अपने रशिया वर्सेस यूक्रेन क्लास में डिटेल में समझाया था कि उसके कॉजेस क्या है, क्यों ये लड़ाई हुई और इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा। ये सब चीज उस वीडियो में मैंने समझाया है, यूट्यूब पे ही वो वीडियो डली हुई है। दिस इज 3.2%। आंसर इज 3.2%। ये ग्रो, ये एक्सपेक्ट किसने कहा है, फोरकास्ट किसने किया? इट इज वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी। हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तो सुना ही होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था नोबडी न्यू इट, बट अब इतना ज्यादा चर्चा में है तो क्रिप्टो करेंसी का कोई एक एग्जांपल दे दो। बिटकॉइन इज वेरी फेमस। ये होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी को बहुत इजी लैंग्वेज में कहे तो ये क्या है? डिजिटल करेंसी। डिजिटल, एक रूल होता है, नोट ऐसे ही थोड़ी छप जाते हैं कि आरबीआई का मन किया वो नोट छाप देता है, नहीं। जितना नोट अगर छपते हैं उतना गोल्ड रिजर्व हो जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में उतना कुछ उसके लिए बैकअप रखा जाता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू हमारे यहाँ है, वर्ल्ड में तो नहीं है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। उनके लिए क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है। पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई बैकअप नहीं था। जैसे आरबीआई इस नोट के पीछे है, सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से इसको एकदम रिस्की माना जाता। एक
एक कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर भी बोला था, क्या नाम है उस कंट्री का? विच कंट्री, क्वेश्चन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर वो नहीं सुने हैं, विच कंट्री हैज गिवन द लीगल टेंडर टू क्रिप्टो करेंसी? एक चीज और बताई थी इसके बारे में कि आईएमएफ ने इसको वार्न भी किया था, आईएमएफ ने इसको वार्न किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सागर, इट इज करेक्ट। आज तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, सब लोग अपने नोट्स पढ़ तो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना वो। नोट्स भी तो ऐसे बनते हैं कि खुद को ये समझ में आता है। शिवम, ओके। It starts with E. बस लगभग लग गई है। एल साल्वाडोर, ये एक कंट्री है, उसने करा था। आंसर क्या है? इट इज नेक्सो। नेक्सो एक कंपनी है जिसने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करके एक फर्स्ट क्रिप्टो ब्लॉक पेमेंट कार्ड बनाया है। तो मास्टर कार्ड के साथ किसने टाई अप किया है? नेक्सो कंपनी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिसने मेरी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास की थी, क्या कोई बता सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पे कितना परसेंट टैक्स लगा है? क्रिप्टो करेंसी पे कितना परसेंट टैक्स लगा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे? 50%। बी श्योर, क्या करना है? फ्लैट 30%। फ्लैट 30%। क्रिप्टो करेंसी पे कितना परसेंट है? फ्लैट 30%। प्लस 1% चार्ज किसी चीज का एक्स्ट्रा होता है, पर हमें क्या याद रखना है? फ्लैट 30%। जो केबीसी वगैरह में भी है, लॉटरी सिस्टम में भी, सब पे क्या होता है? फ्लैट 30% कटता है। वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। स्लैब रेट में आपका किस स्लैब में आपकी सैलरी आएगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स। किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फर्स्ट, वेयर इज इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेटेड? इट इज गांधीनगर। अच्छा, ऑप्शन पे लिख लेना गुजरात भी, क्योंकि गांधीनगर इज इन गुजरात। कभी स्टेट भी दे देता है। अरे किस किस जगह पे आएगा, तो गुजरात राजस्थान भी दे तो ऑप्शन सिलेक्ट करके गुजरात भी टिक कर सकते हो। दोनों क्यों देगा? लखनऊ भी दे दे और यूपी भी दे देगा। एग्जामिनर इज मोर स्मार्ट देन यू। Who among the following has been appointed as Wipro India country head? अब ये तो बताना ही चाहिए एटलीस्ट। अभी तो पढ़े। इट इज सत्या ईश्वरन। यस। क्वेश्चन नंबर 10, which company has become an official digital payments partner of Prime Minister Museum? कौन सा म्यूजियम आया था अभी रिसेंटली? प्रधानमंत्री संग्रहालय करके आया था। हाँ, न्यू दिल्ली में था। तो उसमें जब टिकट वगैरह आप परचेज करेंगे तो वो पेमेंट के लिए किसको डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर माना है? सोचो। इट इज फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, क्या ऑप्शन हो सकता है? द आंसर इज पेटीएम। पेटीएम ऑफिशियल पार्टनर बना है। इन डिटेल अभी हम लोग ये एक बार और पढ़ेंगे, इसको अभी याद रखना, इन डिटेल फिर से पढ़ना। इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इन नागपुर। तो क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लो।
कहाँ पे ऐसा रेडियो चैनल आया है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड पीपल कह सकते हो, नागपुर में आया है। उस रेडियो चैनल का नाम क्या है? इट इज रेडियो, अच्छा नाम से सोचो, अनोखी, परम, रुद्र, अक्ष। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, विजुअली पेयर्ड मतलब आंख, आंख से दिक्कत, अक्ष, इट इज अक्ष। विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए ये रेडियो चैनल कहां पे आया है? नागपुर में, और रेडियो का नाम क्या है? अक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, सबका हो गया। एवरी ईयर ऑन डैश यूनाइटेड नेशन कमेमोरेट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन April 7। जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी सेफगार्ड के लिए बनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये ऐसा गैस कर दे कि सही आंसर था। इट इज 18th April। What was the theme? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। लास्ट 1 ईयर से हर चीज में क्लाइमेट आ रहा है। यूनेस्को ने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में डिक्लेयर कर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को ने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर? अच्छा ऑप्शन दे दे, 40, 50, 60, 70। चलो सब लोग आंसर करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज, कोई भी एक एग्जांपल पता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोई एक एग्जांपल पता है कौन सी चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है? अरे 40, 50, 60, 70 में से किसी एक का नाम पता है? ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। जब पुराने बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो ऐसे ही नहीं कोई गवर्नमेंट आए उनको डिस्ट्रॉय करके कुछ और बना ले, आर्कियोलॉजिकली उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिक्लेयर कर देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर वो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये इतने पुराने जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब कहाँ आते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये चलो ठीक है ये इतने सारे होते थे, रिसेंटली 2 को ऐड किया। पहले ये थे 38 प्लस 2 हुआ, अब हो गए ये 40। क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है, विच 2 हैज बीन रिसेंटली एडेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो 2 रिसेंटली ऐड हुए हैं, एक है धोलावीरा इन गुजरात, एक जगह है जो हरप्पन साइट्स का नाम तो सुना होगा, हरप्पा एज इन द सिविलाइजेशन के टाइम पे उसकी एक साइट थी, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। और दूसरा क्या है? रामप्पा टेम्पल। ये CSET के स्टूडेंट स्पेसिफिकली पढ़ लें क्योंकि उनके मॉड्यूल में भी दिया होगा, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें, कि धोलावीरा किस स्टेट में, और रामप्पा टेम्पल इज इन तेलंगाना। एक बार शुरुआत से इस चीज को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th April। इसकी थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। यूनेस्को ने अब तक इंडिया में 40 साइट्स डिक्लेयर कर दी है, सिर्फ इंडिया की बात करें 40 साइट्स डिक्लेयर करी हैं। पहले ये 38 थी, 2 ऐड हुई,
फिर 40 हो गई। रिसेंटली 2 कौन सी ऐड हुई है? इट इज धोलावीरा इन गुजरात एंड देन रामाप्पा टेम्पल इन तेलंगाना। ये एक हरप्पन साइट है, ठीक है। हेरिटेज साइट्स उनको डिक्लेयर की जाती है जो कि एक कंट्री में मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 13, द आयरन बीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेजर लाइट जो बचपन में नहीं खेलते थे, टॉर्च होती जिसमें से रेड कलर की लाइट, सबको परेशान करते थे कि ऑन करके तुरंत बंद कर देते थे, कहीं छुप जाते थे। वो एक टाइम पे वेपन बन जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं। आयरन बीम, laser missile defense system in the world's first energy based weapon system that uses a laser beam to destroy any airborne object। कोई भी एयर में ऑब्जेक्ट आएगा उस लेजर लाइट ही उसको डिस्ट्रॉय कर। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये काम कौन कर सकता है? इजराइल। इजराइल वेपन्स के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत डेंजरस है। ये जिन लोगों ने नहीं खेला है वो इस टाइप का कुछ रहता था, रेक्टेंगुलर, उसमें छोटा सा रहता था। जब हम लोग भी छोटे थे तो उसमें लोग रोड पे चलते थे, उन्हीं के आगे आगे वो चलते थे, बड़ा इरिटेट करता है वो लोगों को। लेकिन अब वो एक जो टॉय था वो अब वेपन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे? कुछ गाने से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं ना, जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे सारेगामापा है या ये सब। तो ये वॉइस, ये मत सोचना आंदोलन वाली वॉइस नहीं है, ये एक्चुअल में यही आवाज को लेकर है। वन वर्ल्ड मेनी वॉइस, Be kind with your voice, fantastic voice, lift your voice, क्या हो सकता है? It is lift your voice, it is not lift, lift है। एक्चुअल में होता क्या है, जब बहुत म्यूजिक बहुत तेज चलता है, जब बहुत पास पास भी लोग होते हैं तो चिल्ला के बात करते हैं, तो आपकी वॉइस ना खराब हो उसके लिए भी एक डे बना दिया गया। इट इज लिफ्ट योर वॉइस थीम है। 16 अप्रैल को ये सेलिब्रेट होता है, इसलिए करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसेंटली गया है, ठीक है। वॉइस मीन्स हमारी स्किल, जो हमारी बात करने की वो है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, उसका कैसे ध्यान रखें, उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated प्रधानमंत्री संग्रहालय। The logo of this represents, किसी भी चीज का लोगो बनता है। चलो इस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी लोगो यहाँ लगा दिया था, एक बार देख लो, ये लोगो प्रधानमंत्री संग्रहालय का, दिस इज लोगो। अब इसको अच्छे से एक बार देखने के बाद ऑप्शंस पढ़ना और फिर बताना ऊपर क्या दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, और नीचे क्या है, हाथ दिख रहा है किसी का। अभी क्या है, अभी हम लोग देखते हैं। क्या सबने देख लिया इसको? सागर, संस्कृति, अंकिता, विद्या, शिप्रा सिंह, ये पिक्चर क्या क्लियरली देख लिया? ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ के लोगों को वर्ड्स में लिखा है तो कैसे सही होगा। The hands of people holding Dharm Chakra, hands of the people holding national flag, hands of the people holding Sansad, hands of the people holding India map। ऑप्शन बिना, अब तो ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इट इज ए। अब वो जो हैंड्स था वो इंडिया का हाथ, मतलब एज अ कंट्री हर इंसान को दिखाया गया वो एक धर्म चक्र,
होल्डिंग नेशन एंड डेमोक्रेसी। इस पीएम संग्रहालय पे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? इनॉग्रेटेड एक्ट, लोगो पढ़ लिया। ऑफिशियल पार्टनर कौन है? ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर। या फिर रिप्रेजेंट। ये जो म्यूजियम है ना, थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहा था। कोई बता सकता है क्यों रहा था? जो वहां पे जिस जगह पे बना है वहीं पे पहले उसी के पास जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है, वो अकेले उनका था। अब ये म्यूजियम बना है जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक के सारे प्राइम मिनिस्टर आ गए, और वो खाली उनका था। तो कांग्रेस के लीडर्स को लगता था उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, पर बहुत ही अच्छा स्टैंड इन्होंने रखा। इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू डज नॉट बिलोंग टू कांग्रेस बट टू द नेशन। वो सिर्फ कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। तो ये कोई बात नहीं होती है, और जो बाकी लीडर्स हैं उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से इसका, दिस इज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पॉइंट एक बार अपने मन में सोच लो कि सबको क्या ये तीनों पॉइंट आते हैं? 4 पॉइंटों में इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ था। लोगो अशोक चक्र, वो धर्म चक्र जिसको कहते हैं। ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर पेटीएम। और किसको दिखा रहा है इसमें? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट। इंडिपेंडेंस से पहले वालों का कोई इसमें नहीं। ये सबको क्लियर है? कुछ 2-3 पॉइंट और मैंने डाले हैं एक्स्ट्रा में, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड। करंट अफेयर्स का अब तक यही था। जनरल अवेयरनेस में एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और शायद CSET के स्टूडेंट की मॉड्यूल की स्टार्टिंग ही भी इससे होती है, IMF से स्टार्टिंग होती है इसकी। वो है वर्ल्ड की सबसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो हम लोग आज सिर्फ 3 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड। Why I have chosen NATO first? क्यों NATO फर्स्ट चूज किया? ये बुक्स में नहीं दिया है, ये मॉड्यूल्स में नहीं दिया, ये बुक्स में नहीं दिया है, क्योंकि हाईलाइट हुआ ही नहीं। अब इतना हाईलाइट हो गया कि एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया। यस, हर्षवर्धन पांडे, सब पीएम का योगदान रहा इसमें। एब्सोल्युटली करेक्ट। सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी हिस्ट्री में, सबका उस म्यूजियम में दिखाया गया है। पहला पॉइंट, नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस। इस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिख लेना, क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये रेयरेस्ट है। मिलिट्री अलायंस को मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? अब तक जो ग्रुप्स बनते थे, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, आप हमारे साथ बिजनेस करिए, फिर या हम आपके स्टूडेंट्स को भेजेंगे, आप हमारे अपने स्टूडेंट्स को भेजिए, ये कोऑपरेशन चलता था। ये अलग बना, ये था मिलिट्री अलायंस। एक देश पे अटैक होगा, हम सब लड़ने आ जाएंगे। ये दोस्ती में बहुत अच्छे से लोग करते हैं, लड़ाई में एक दोस्त इन्वॉल्व होता है, मारने सब चले जाते हैं। तो वो याद रखते हुए रखना, मिलिट्री नाटो यही है। इनकी मेंबर कंट्रीज में, जितनी भी इनके मेंबर कंट्रीज है, किसी एक पे कोई भी अदर नॉन मेंबर अटैक कर दिया तो ये सबकी मिलिट्री साथ में खड़ी हो जाएगी।
दिस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो लड़ाई रशिया और यूक्रेन में इसी वजह से हुई थी। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, रशिया को ये मंजूर नहीं था। ये लड़ाई यहीं से ही शुरू हुई थी। अगर शामिल हो जाता तो क्या होता? रशिया में जो बॉर्डर है वो सिक्योर, अगर बाय चांस नाटो में एक्चुअल में रशिया शामिल हो जाता, सॉरी यूक्रेन शामिल हो जाता, रशिया अगर अटैक कर रहा होता तो बाकी जितनी मेंबर कंट्रीज है यूएस सहित सब अटैक कर। अभी तक कोई क्यों नहीं अटैक कर रहा, सिर्फ रशिया अटैक कर रहा है। अभी नाटो में वो मेंबर नहीं है। तो रिमेंबर, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। वो बनना चाहता था पर बन नहीं पाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें? फुल फॉर्म तो है, पर मिलिट्री अलायंस है। कब स्टैब्लिश हुआ है? 1949 में। देयर आर 30 मेंबर्स ऑफ नाटो। तो सबके नाम नहीं याद रखने हैं। क्या इंडिया मेंबर है? नहीं, एकदम नहीं है इंडिया इसका मेंबर। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपियन ग्रुप है, वही इनके मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। NATO's essential enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political military means. मिलिट्री अलायंस है तो मिलिट्री सिक्योरिटी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी पे ये फोकस करते हैं। ऑल क्लियर? नाटो से रिलेटेड कब स्टैब्लिश हुआ? उस वीडियो में क्लियरली बताया था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही एस्टैब्लिश हुआ था। तो याद रखना 1949। कितने मेंबर कंट्रीज है? हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। चूजिंग दिस एज ए करंट अफेयर वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादातर वर्ल्ड की चीजें कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होता है? जेनेवा में। पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम। ये एकदम अलग है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? फाउंडिंग इन 1961। The World Food Program is a leading humanitarian organization saving lives and changing lives, delivering food assistance. For example, अगर अफगानिस्तान में फूड की शॉर्टेज है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है। It has assessed 80 countries and assisted 97 million. ये असिस्टेड मतलब इतनों की हेल्प कर चुका है। नेक्स्ट क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी लड़ाई हुई पर यूएन कुछ नहीं कर पाया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। कुछ चीज ध्यान दे रहे हो, हर जगह सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन आता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो इज द ओनली थिंग ऑफ मिलिट्री, बाकी सब सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 193। मेन ऑर्गन्स, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। टोटल कितने इसके ऑर्गन्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसके बारे में मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। मार्केट एज इंपॉर्टेंट क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसको मिला के इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इंडिया परमानेंट मेंबर है नहीं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ये एक बार मैंने पढ़ाया भी है बीच में। इन्हीं के पावर्स है वीटो पावर्स। वीटो पावर्स 10 नॉन परमानेंट मेंबर है इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? परमानेंट मेंबर का कितना टेन्योर है?
कोई टेन्योर नहीं होगा ना, वो परमानेंट है। हटेंगे क्यों? टेन्योर नहीं होगा, ऐसे नहीं कि हर कोई 5 सालों के बाद हटेगा, दे आर परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स का कोई टर्म टेन्योर नहीं होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years। 193 कंट्रीज है, 5 परमानेंट है, बाकी सब में से सबको चांस मिलेगा ना 10 नॉन परमानेंट में जगह के लिए, इसलिए हर 2 साल में रिटायर कर। समझ गए? ठीक है, तो आज हम लोग ने जो जो पढ़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या चीज? यूनाइटेड नेशन या था, वॉशिंगटन डीसी होता है, यहाँ शायद नहीं लिखा है, एक बार सर्च कर लेना, इट इज वॉशिंगटन। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पे आते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करके इसको खत्म करते हैं। दिस सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच डिसीज? सब बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। निमोनिया। किस एज ग्रुप के लिए? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल। अभी वॉइस वाला पढ़े थे, लिफ्ट द वॉइस, 16 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, सामने लिखा हुआ है। फाल्गुनी नायर किस कंपनी की फाउंडर है? नायका, ये ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? कब होस्ट कर रहा है? 23 में होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ खुल रहा है? गुजरात में खुल रहा है। विप्रो की कंट्री हेड ऑफ इंडिया कौन बनेगा? सत्या ईश्वरन। जो चीजें अभी टफ लग रही है ऑप्शन देख के कर लोगे, अगर एक बार बस पढ़ लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ आर्मी कौन है? मनोज पांडे। और कौन सी टीम नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है? ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट टाइप्स हम लोग ने पढ़े थे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ऑरेंज नहीं पढ़ा है। ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन, पिंक। पिंक किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लियर पावर से। बाकी सारी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन में, अगर सिर्फ सन सोलर एनर्जी की बात करें तो वो येलो में। ठीक। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, लाइटर देन एयर। ये प्लांट कहाँ बना है? आसाम में। ये 6 हम लोग ने आईएनएस पढ़ा था जिसका आंसर वाकशील था। जन निगरानी आप कहाँ पे आए हैं? जम्मू एंड कश्मीर। डीजी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मनोज कुमार कटियार और चीफ ऑफ आर्मी मनोज पांडे। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? ये फाइंड करो कहाँ, कब फाउंड हुई थी, व्हेन इट वाज फाउंडेड। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी सिचुएटेड पुणे में है, तो फाउंड कब हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन 1980। World Bank has cut the global growth forecast by 3.2%. क्रिप्टो करेंसी का मास्टर कार्ड के साथ किसका टाइप हो रहा है? नेक्सो का। इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में स्टैब्लिश होगा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर पेटीएम है। विजुअली इंपेयर्ड के लिए कौन सा रेडियो आ रहा है? रेडियो अक्ष आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? नागपुर में आ रहा है। यूएन की लास्ट 2 कौन सी ऐड हुई है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, धोलावीरा एंड रामप्पा टेम्पल। एक गुजरात में, दूसरा कहाँ है? केरला, तेलंगाना। थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ये आयरन बीम, वही हमारा लेजर लाइट वाला है, वो किसने करा है? इजराइल।
हम लोग अभी वहीं पे अटके हुए हैं, इजराइल कहाँ पहुंच चुका है। हाँ, हिस्ट्री बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इनॉग्रेटेड एट, ये प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, लोगो, वही हाथ वाला धर्म चक्र, ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर। ये अगर सिर्फ ऐसे पढ़ाते हैं तो शायद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, ये पिक्चर याद रह जाएगी। ठीक है, इस क्लास को आज हम लोग यही खत्म करते हैं। तो कुछ नई बातें जानने को मिली। वो सोलर टॉप है, वो बहुत, उसकी फोटो देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत रूफ टॉप टाइप का बनता है, सोलर होता है। उसकी फोटो गूगल पे देखने से क्लियर हो जाए। नहीं, अटैचेबल होता है। जैसे पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, डिटैच, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, वो हाँ पोर्ट हो सकता है मोबाइल में। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया इसका, ये दिखा देते हैं फिर खत्म करते हैं। यूनाइटेड नेशन का ये पीडीएफ आई थिंक सबको मिलेगी, उसमें ऐसे ही सब लिखा हुआ है। जो कुछ नई बातें होती हैं वो क्लास वाले बच्चे बस कर सकते हैं। अगर ये पीडीएफ कोई ले भी लेता है तो नॉलेज जो एक्स्ट्रा चीज है वो उसको कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है एज इट इज आए ना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।